टेंशन में मत रहा करो। तुम टेंशन लेने थोड़ी आए हो। लोग हमसे पूछते आप हंसते क्यों रहते, हमने कहा हम टेंशन लेने थोड़ी आए हैं, हम तो टोपी वालों को टेंशन देने आए हैं। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? स्कूल अच्छी जगह नहीं होती है। फिर से आ गए रे बाबा इधर। अब देखिए, स्कूल को तोड़िए, क्या बनता है? सो कूल। क्या बात कर रहे रे बाबा? सो मतलब क्या होता है? सोना। और कूल मतलब कूलर। आप अपने बच्चों को कूलर में सोने के लिए भेजते हैं। कोई सेंस है इस बात की? ये सब अमेरिका की शादी से। कैसा? मैं साबित कर सकता हूँ। देखिए, स्कूलों में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। और अंग्रेजी कहाँ की? अमेरिका की। हैंस फ्री। दिल्ली के अंदर एम्स ने यह कहा है कि सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए युद्ध स्तर के प्रयास करने चाहिए। सरकार भी ये कह सकती है कि भाई ये प्रदूषण है, कोई किसान आंदोलन थोड़ी है जो इसको रोकने के लिए हम युद्ध स्तर के प्रयास करें। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। उत्तर प्रदेश में एक शहर है रामपुर, जिसकी आबादी है लगभग 3.5 लाख, और इन 3.5 लाख आबादी में 70% आबादी मुस्लिम है। तो क्या रामपुर का नाम बदल करके रहीमपुर या रहमानपुर कर देना चाहिए? यदि यही पैमाना है नाम बदलने का कि किसी गांव या शहर में मुस्लिम की आबादी कम है तो वहां नाम बदल दो, तो इस हिसाब से तो रामपुर का नाम भी बदलकर कुछ और कर देना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ये बेफिजूल के मुद्दे हैं, आम जनमानस के जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ठीक है, पढ़े लिखे लोग को इन सबसे कोई मतलब नहीं। उनको ये देखना हमारा टैक्स कैसे बचेगा, हमें जॉब कैसे मिलेगा, रोड अच्छा कैसे होगा। अभी देखो यहाँ पे जितने लोग खड़े, अनभक्त को ढूंढ लो, कट्टर कट्टर लिखा हुआ उनके सर पे, उनको बोलो अभी उनको दुबई में जॉब मिल रहा, जाओगे सबसे पहले भागेंगे, तब जाए देश प्रेम बाढ़ में। उनका देश प्रेम कहाँ गया? तब उनका कुछ नहीं। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग दुबई में घर ले रहे, इंडियंस हिंदूज कैसे ले रहे? तुम मुस्लिम्स के बीच में वहां सेफ हो जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यहाँ पे तुम मेजोरिटी, तुम अनसेफ हो। हिंदू खतरे में, कौन से खतरे में हो? द रियलिटी इज यू आर सेफ बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स। हमें मतलब ही नहीं है। आज के टाइम पे मुस्लिम सबसे अच्छा कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर कोई हमें गलत बोलता है हम उसका जवाब नहीं देते हैं, वो नीचे लेवल पे गिरते हैं। आज के मुस्लिम नीचे लेवल पे नहीं गिरते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। जिन 4 मुस्लिमों को हिरासत में लिया गया था उन्हें एनआईए ने रिहा कर दिया है। डॉक्टर रेहान, डॉक्टर मोहम्मद और डॉक्टर मुस्तकीम और दिनेश सिंगल, इन सभी को हरियाणा के नूह से हिरासत में लिया गया था। जांच में यह पाया गया है कि इन चारों का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर से कोई ठोस रिश्ता या सबूत नहीं मिला है। खबर देख लीजिए, ये डॉक्टर फारूक हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में इनको 4 दिन तक कस्टडी में रखकर पूछताछ की गई। जब कोई अपराध नहीं निकला तो बेगुनाह कहकर छोड़ दिया गया। डॉक्टर फारूक को जब घर से उठाया गया था तो मीडिया ने ऐसे दिखाया था जैसे वो आतंकवादी हैं, लेकिन जब रिहाई हुई तो किसी ने खबर तक नहीं चलाई। चोटागिरी में सबसे आगे तो ये लोग हैं दलाल साले। इन दलालों की वजह से आज देश का डंका हार हुआ है। बात तो सही है। आप क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आप साल में कितना कमा लेते हैं? 1 से 1.5 लाख। ठीक है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सूरज है। आप क्या करते हैं? जी मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। आप साल में कितना कमाते हैं? वही 10 से 12 लाख रुपए। आप रुपए कमाते हैं, मैं तो डॉलर की बात कर रहा था। एक को प्यार किया वो चली गई, दूसरे को करेंगे? प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है। तो लोग दुखी होते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी? हाँ, दूसरे को दे दो। अगर वो प्रेम खत्म हो गया हो तो मैं मान लूं कि भाई अब तो तुम गरीब हो गए यार। दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे सबको दो, पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम। तुम कह रहे नहीं, मैं तो एक ही को दूंगा। सल्यूट है आपको, सलामी देना चाहता हूँ मैं किस तोपों की। देखो, मस्जिद के सामने वजू खाने के सामने लाड़ी लगाती है, लेकिन वजू खाने वाले भी ये बहन कभी तुम्हारे को बोले आने के भाई यहाँ लाड़ी क्यों नहीं लगाते हो? वजू वालों को तकलीफ होती जब भी आपको बोलते नहीं है। यानी कि तकलीफ कभी आपको कोई बोलता नहीं है। देखो पुरुष की लाड़ी लगाते भाई, मुसलमान के एरिया में मस्जिद के आगे आके कोई इनको बोलता नहीं है। और ये देखो ये बहन, उनकी भी पुरुष की लाड़ी है। तुम्हारे को ये दुकान के आगे आप लाड़ी लगाते हो, कोई बोला? कभी भी कोई बोलता है? ये सोचता भाई 2 पैसा कमावे, कोई गरीब 2 पैसा कमावे। कोई नहीं बोलता है।
है ना। ये देखो लाड़ी जाने दुकानों के आगे लाड़ी खड़े रहती है, लेकिन कभी भी कोई बोलता नहीं है। कोई भी हिंदू कोई भी मुस्लिम आपस में लड़ना ही नहीं चाहता। ये तो चंद निकम्मे कौम के दलाल, मजहब के दलाल और चंद नेता जो इस गलीज गटर में बैठे हुए हैं। बात तो सही है। एक लड़का बिल्कुल हिंदू, उसकी पहचान भी हिंदू, मैं और मेरी मिसेस थी, हम दोनों बेगम बुरके में है मेरा हुलिया आप देख रहे हैं मैं कैसा हूँ। मुस्लिम हूं ना, देखने से अंदर के हालात क्या है वो रब जाने, लेकिन मैं जाहिर तौर पर मुस्लिम हूँ। वो लड़का शायद पंडित था, मेरे पीछे उसने गाड़ी 1.5 किलोमीटर भगाई है हाईवे पे, और लास्ट में आके मुझे कहा कि सर अपना बाइक का स्टैंड सही कीजिए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। अगर उस हिंदू को मुझसे इतनी ही नफरत थी तो स्टैंड क्यों ठीक कराया, मरने देता मुझे। कोई भी हिंदू कोई भी मुस्लिम आपस में लड़ना ही नहीं चाहता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों अभी सो के उठा तो एक न्यूज सुन रहा हूँ कि यार अफगानी रुपया इंडियन रुपया से बहुत आगे निकल गया है। खैर छोड़ो, हमें क्या। भाभी चाय लाओ यार, हिंदू खतरे में है। बड़े खतरनाक लोग हैं। जिन अंधभक्तों को लगता है हिंदू खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो इस तस्वीर को देखे। आशीष शर्मा ये हिंदू है, भारत माता का बेटा। दीपक कुशवाहा ये भी हिंदू है, राजनेता का बेटा। इसका पूरा जीवन गरीबी में निकला, घर का खर्च चलाने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की। इसका पूरा जीवन बाप ने जो दलाली करके पैसा कमाया है उससे खर्च निकाला, विदेश में जाकर पढ़ाई की। पुलिस में भर्ती हुए भारत माता की सेवा करने के लिए नक्सलियों से मुठभेड़ करते समय ये मध्य प्रदेश का वीर सपूत शहीद हो गया। ये विदेश से पढ़कर आए हैं, भारत माता की सेवा करने के लिए बाप ने जो नाम कमाया है, बिना चुनाव लड़े मंत्री पद दे दिया गया। अब तुमको अगर अभी भी लग रहा है कि हिंदू खतरे में है तो अपनी आंखें खोलो, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, और समझने का प्रयास करो कि जिस प्रकार से इस देश में हिंदू मुसलमान और जाति की लड़ाई करा के राजनेता अपने अपने बच्चों का फायदा देख रहे हैं। अगर वास्तव में हिंदू खतरे में होता तो जितने भी राजनेता हैं उनके लड़के विदेश से वापस आते, हिंदुस्तान और जमीन पर उतरकर हिंदू को बचाने के लिए प्रयास करते। किसी भी राजनेता का लड़का नहीं दिखेगा। लेकिन अंधभक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी। मान लो हिंदू राष्ट्र बना लिया, तो ऐसा हिंदू राष्ट्र बना के तुम करोगे भी क्या जिसमें बिना किसी परीक्षा के राजा का बेटा राजा बन गया और भारत का बेटा बलि का बकरा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अजीत डोभाल देश की सिक्योरिटी संभालते हैं और उन्हीं का बेटा इंग्लैंड की नागरिकता ले चुका है। जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनका बेटा अमेरिका की नागरिकता ले चुका है। इसी तरह सारे नेता के बच्चे, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या बात करते हैं यार। हर साल 5000 करोड़पति लोग इंडिया छोड़ देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं 2,16,000 करोड़ रुपए। अमीर लोग इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं हम सबको पता है, लेकिन इससे कितना नुकसान होता है ये आपको पता नहीं होगा। हर एक मिलियनर एवरेज 50 से 100 जॉब्स क्रिएट करता है, मतलब 5 लाख जॉब्स खत्म हो जाती हैं हर साल। और 2013 से 35,000 मिलियनर इंडिया छोड़ चुके हैं। इस चीज में तो हम नंबर 1 है। अमेरिका के 10 लाख डॉक्टर्स में से 60,000 इंडियंस हैं और हमारे इंडिया में ही डॉक्टर्स की कमी है। दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज को इंडियंस चला रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया से ही एक भी ग्लोबल कंपनी नहीं बन पाई। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। Inventor reached speeds of 160 kilometers an hour, flying just meters above the waves. Zapata's hoverboard is powered by 5 jet turbines and fueled by kerosene. अरे ये तो कुछ भी नहीं है सुमीर। अब उठने जा रहा है 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा एक दिन अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या करेंगे? ऐसा संभव नहीं है। और जिसमें बनाया जाएगा तो पहला निर्णय होगा पीओके वापस लेंगे, गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, गंगा को शुद्ध किया जाएगा, हिंदू मुसलमान का विवाद मिटाया जाएगा और भारत को भारत बनाया जाएगा। अगर खान सर को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए बिहार का, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो आप बदलाव करना चाहेंगे एक दिन के मुख्यमंत्री? पहला तो एक दिन में कुछ नहीं बदल सकता है लेकिन अगर बदलाव किया जाए, सबसे पहला चीज कि टाइमिंग, हर चीज का डेडलाइन फिक्स कीजिए कि कोई आवेदन अगर आपके ऑफिस में आया 10 दिन के अंदर आप दीजिए, वरना आप हो जाएंगे सस्पेंड, या जो आवेदन दिया है निकाल के जूता मारेगा आपको, तो FIR नहीं लिखा जाएगा चाहे आप कितने बड़े अधिकारी। सरकारी ऑफिस में फाइल पड़ी रहती है। अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, विद इन 2 आवर्स उसको बेड नहीं मिला तो आप जवाब दीजिएगा। जवाबदेही फिक्स कीजिए विद टाइमिंग। हॉस्पिटल में इतने घंटे के अंदर मिलना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में इतना, रेलवे स्टेशन पे इतना, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई अपराध हो रहा है तो अपराध अगर सड़क पे हुआ है तो सजा भी सड़क पे दी जाएगी। यहाँ पर जितनी संख्या में विधायक हैं उतने संख्या में जज होने चाहिए हाई कोर्ट में, जितने संख्या में सांसद है उतनी संख्या में जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है क्या बोलने का? अगर कोई घुसपैठिया भारत में आता है, मोदी जी कहते हैं उठा के बाहर फेंक देंगे। इनका क्या स्टाइल है? ये कहते हैं इलू इलू, मेरा भाई आया है, मेरा वोटर आया है। ये है कौन? अब देख तू कांग्रेस पार्टी की जब हुकूमत थी 90,000 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। बात तो सही है। ये 2000 भी नहीं डिपोर्ट किए हैं 11 सालों में। प्रधानमंत्री
सिक्योरिटी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? अभी बता है भाई, ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? ये कल तक यही नारा लगाते थे कि जो तालिबान का यार है वो देश का गद्दार है। अब तालिबानियों को बुला के पलक पांव में बिछा करके दिल्ली में स्वागत करने वाले यही लोग हैं। रोहनिया की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। SIR एक रूटीन प्रक्रिया है जो 1955 से लेकर अब तक 11 बार हुई। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा? क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है कि जिन लोगों ने स्वीकार कर दिया हम हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो लोग आए ही नहीं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, बीजेपी की राजनीति करने के तरीके से मैं इतना तो समझ पाया हूँ कि यदि बीजेपी कोई जल्दबाजी में निर्णय ले और यह कहने लगे जनता से कि यह देश हित में है, तो याद रखना उसमें फर्जीवाड़ा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उस निर्णय का भुगतान भारतीय जनता को करना पड़ेगा। कैसा? और इसके कई सारे उदाहरण हैं। 2016 में नोटबंदी हुई, इस निर्णय का भुगतान भारत की जनता ने ATM की लाइन में लगकर किया, लोग मर गए। और फर्जीवाड़ा क्या निकला इसमें? उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना था, पूरी देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी उन्होंने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ठीक ऐसे ही कोरोना आया। कोरोना में चुनाव का समय था, चुनाव की रैलियां हो रही हैं, झूठ झूठ के मास्क बांध के घूम रहे हैं ये लोग। पूरी दुनिया कह रही कि भैया घर में रहो, ये चुनाव रैलियां कर रहे हैं। चुनाव खत्म, अचानक से देश में लॉकडाउन लगा दिया जल्दबाजी में। उस लॉकडाउन का भुगतान देश की जनता को करना पड़ा। फर्जीवाड़ा क्या निकला? PM केयर फंड का पैसा चपेट कर बैठे हैं, बोले हमारी संपत्ति की जनता को नहीं बताएं कितना पैसा है। अरे देवा! ठीक ऐसा ही निर्णय बीजेपी सरकार ने अभी हाल ही में लिया है, वो यह कहते हुए कि यह देश हित में है, इससे घुसपैठिए रुक जाएंगे। उसका नाम दिया है SIR। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेकर। वीडियो के आखिर में इम्तियाज जलील साहब का इस बात को सुन के जाना, बहुत ही अच्छी बात कहा है। बहू बोली कपड़े अपना समेट लो, तुमको हम कहीं ले चलेंगे। वो भी नहीं बोली कि हम ऐसे उसमें जा रहे हैं, फिर यहाँ लाके छोड़ के चले गए। ऐसे समाज के अंदर रहते हैं जहां एक नई संस्कृति को हम देख रहे हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वो बूढ़े हो जा रहे हैं तो इस देश के अंदर बहुत सारे ओल्ड एज होम्स खोले जा रहे हैं, वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं। क्या इनके लिए कोई कानून है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वो बूढ़े हो गए, बच्चे की शादी हो गई तो बहू को माँ बाप पसंद नहीं आ रहे, अपने सास ससुर पसंद नहीं आ रहे, बेटा अपने माँ बाप को बोझ समझ रहा है, और एक दिन दोनों बेटा बहू अपने बूढ़े माँ बाप को उठाते हैं, ले जाते हैं, और जिस तरह घर का कचरा उठाकर हम बाहर फेंक देते हैं, तो हम उन्हें ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ दे रहे हैं। मैं तमाम सदस्यों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, मैं भी दिवाली के वक्त औरंगाबाद के मेरे चुनावी क्षेत्र के वो एक ओल्ड एज होम में गया था। मंत्री जी, हैरानी हुई वहां पर देखकर कि एक रिटायर्ड जज वहां पर उस ओल्ड एज होम में है। मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने उसका नाम सुना कि उसके बेटे, इतना बड़ा घर है, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब है कि आप मां बाप को पाल नहीं सकते हैं, लेकिन एक रिटायर्ड जज भी उस ओल्ड एज होम में जब हमने देखे तो तब समझ में आया कि ये समाज कहां जा रहा है करके। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कानून होना चाहिए? फैमिली कोर्ट के जरिए पति पत्नियों का विवाद तो जो है ये जिंदगी भर चलता रहेगा, इन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन वो बूढ़े माँ बाप कहां जाएंगे? फैमिली कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा सेक्शन लाया जाए कि जो बेटा अपने माँ बाप को कूड़ादान समझकर, कचरा समझकर ओल्ड एज होम में डाल रहा है, उसे अखबार के अंदर एक नोटिफिकेशन अपनी तस्वीर के साथ, अपनी फोटोग्राफ के साथ उस अखबार में उसे ये नोटिफिकेशन देना होगा कि मैं अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल रहा हूं। ऐसे बच्चों को समाज के सामने हमें खड़ा करने की जरूरत है। लाइए कानून, वरना वो बूढ़े माँ बाप जो रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई कानून नहीं है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने बच्चों को पाला, पोसा, बड़ा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।